नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत का इतिहास स्वयं सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। ब्रिटिश काल के दौरान जब इस सभ्यता की खोज की गई थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि भारत के पास भी एक समृद्ध इतिहास मौजूद है। ऐसे में इस सभ्यता से जुड़े हाल ही में कुछ नए साक्ष्य खोजे गए हैं। जानकार इन साक्ष्यों के माध्यम से इस सभ्यता से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं साक्ष्यों से संबंधित जो तमाम पहलू हैं उन पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये साक्ष्य क्या हैं और इन साक्ष्यों के क्या महत्व और निहितार्थ हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। यानी इस वीडियो में हम किन बिंदुओं और किन डायमेंशंस पर बात करने वाले हैं उस पर एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हालिया खबर या हालिया न्यूज़ क्या है। इसके बाद हम नई खोज पर बात करेंगे और नई खोज के क्या निहितार्थ हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। साथ ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक परिचय, उसके एक ओवरव्यू पर बात करेंगे और उसकी विशेषताओं को भी जानेंगे। अंत में विगत वर्षों के जो प्रश्न हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और एक सवाल आज का भी होगा जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है। आप इसे प्राचीन भारतीय इतिहास और भारतीय विरासत और संस्कृति से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर को देख लेते हैं। हमारी खबर इंडियन एक्सप्रेस से है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है व्हाट न्यू फाइंडिंग्स एट हड़प्पन साइट कुड मीन, यानी हड़प्पन साइट पर जो नई खोज की गई है उसके क्या मायने हो सकते हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि ये जो नई साइट, ये जो नए साक्ष्य खोजे गए हैं वो हरियाणा के राखीगढ़ी क्षेत्र में खोजे गए हैं। हरियाणा का राखीगढ़ी क्षेत्र जो एक सिंधु घाटी स्थल है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि नई खोज क्या है। तो इस नई खोज के तहत 2 महिलाओं के कंकाल खोजे गए हैं जो कि माना जा रहा है कि ये कंकाल लगभग 5000 साल पुराने हैं। साथ ही इन कंकालों के साथ कुछ बर्तन और कुछ कलाकृतियां भी खोजी गई हैं। ये इन कंकालों के साथ ही मौजूद हैं। जानकार मान रहे हैं कि ये जो कलाकृतियां हैं, जो बर्तन हैं, ये प्राचीन लोगों की जो बरियल रिचुअल्स थे, जो उनकी प्रथाएं थी, उनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस खोज के दौरान एक कुलीन बस्ती या एरिस्टोक्रेटिक संरचना भी खोजी गई है, जिससे ये माना जा रहा है कि ये सभ्यता, जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये सभ्यता 2 हिस्सों में बटी हुई थी, इसके नगर 2 हिस्सों में बटे हुए थे, इससे ये और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा इस जगह से स्टिटाइट की सील या मोहरें और टेराकोटा की चूड़ियाँ और हड़प्पा लिपि के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। साथ ही स्टिटाइट और सेमी प्रीशियस धातुओं से बने मोती भी इस जगह से प्राप्त हुए हैं। माना जा रहा है कि ये मोती लगभग 5000 साल पुराने हैं। ऐसे में इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस जगह पर जो राखीगढ़ी साइट थी उस जगह पर लगभग 5000 साल पहले इन धातुओं को बनाने की एक यूनिट मौजूद थी, एक इकाई, एक इंडस्ट्रियल यूनिट मौजूद थी। अब इन साक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इन साक्ष्यों के क्या महत्व हैं। तो सबसे पहला, जो हमें कंकाल प्राप्त हुए हैं उनके DNA सैंपल्स के माध्यम से हम इन लोगों की फूड हैबिट्स को जान सकते हैं। यानी हम ये जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, किस प्रकार खाते थे। इसके अलावा हम उन लोगों की वंशानुगत विशेषताओं को भी जान सकते हैं DNA सैंपल के माध्यम से ही। साथ ही जो हमें एरिस्टोक्रेटिक संरचना प्राप्त हुई है, जो नगर संरचना हमें प्राप्त हुई है, उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये समुदाय, ये जो पूरा नगर था वो किस आधार पर बटा हुआ था, वहाँ की बसावट किस आधार पर बनी थी। वो समुदाय के आधार पर थी या व्यवसाय के आधार पर थी। लोग वंश के आधार पर बटे हुए थे या इस आधार पर बटे हुए थे कि वो लोग क्या काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुई है, जो सील प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय से संबंधित थी। इसके साथ ही यहाँ से हमें जो बेशकीमती जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, जो आभूषण प्राप्त हुए हैं, उन आभूषणों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आभूषण जिन धातुओं से बने हैं उन धातुओं की कोई भी खदान आसपास के क्षेत्रों में नहीं मौजूद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन धातुओं को अफगानिस्तान से लाया जाता था। ऐसे में हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस क्षेत्र का व्यापार अफगानिस्तान तक विस्तृत था। ये तो हुई वो बातें जो साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं। ये साक्ष्य, इन साक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमलाइन है उसकी शुरुआत लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी BCE के आसपास हुई थी। ये जो सभ्यता है वो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में विकसित हुई। दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का पश्चिमी हिस्सा शामिल है। 1920 के दशक में ASI द्वारा इस सभ्यता की खोज करने के लिए उत्खनन कार्य शुरू किया गया।
इस उत्खनन कार्य के दौरान 2 स्थलों की खोज की गई। पहला स्थल था मोहनजोदाड़ो और दूसरा स्थल था हड़प्पा, और ये दोनों स्थल इस सभ्यता के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जब इस सभ्यता की खोज शुरू हुई तो 1924 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा कर दी। यानी ब्रिटिश सरकार ने यह मान लिया कि इस क्षेत्र में लगभग 2500 साल पहले एक पुरानी सभ्यता मौजूद थी, और इसी घोषणा के साथ सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक बन गई। दुनिया की अन्य 3 प्राचीनतम सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यताएं शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं और सबसे आधुनिक सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हालांकि इस सभ्यता में कोई भी एक स्मारक या एक सार्वजनिक भवन नहीं मिलता है, लेकिन जो बात इस सभ्यता को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो है यहाँ की नगर नियोजन की, यानी टाउन प्लानिंग। उसके अलावा यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, बर्न्ट ब्रिक्स का प्रयोग किया गया था, जो कि दुनिया की तत्कालीन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। और यही 2 कारण हैं जो इस सभ्यता को दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक बनाते हैं। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बात की कि टाउन प्लानिंग इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो हम शुरुआत भी टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन से ही करेंगे। तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हमने बात की जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो मुख्यतः 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक ऊपरी हिस्सा था और एक निचला हिस्सा था। ऊपरी हिस्सा छोटा होता था जबकि निचला हिस्सा बड़ा होता था। ऊपरी हिस्से को नगर दुर्ग कहा जाता था, सिटाडेल कहा जाता था, जबकि निचले हिस्से के लिए कोई विशेष नाम नहीं था, इसे हम लोअर टाउन कह सकते हैं। ऊपरी हिस्से में शासक वर्ग रहता था, जो लोग उस पूरी सभ्यता को चलाते थे वो लोग रहते थे, जबकि निचले हिस्से में सामान्य लोग रहते थे। इसके अलावा इस सभ्यता के तहत नगरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली के तहत किया गया था, यानी इसकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थी। इसके अलावा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। सड़कों के दोनों ओर नालियां बनाई जाती थी जिन्हें ढका जाता था, और जगह जगह पर मैनहोल्स बनाए जाते थे ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा जो सभी घर थे इन सभ्यता के नगरों में, सभी घर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए होते थे, ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए होते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में गोपनीयता एक काफी बड़ा मसला था। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो तमाम घर हैं उनका मेन डोर जो मुख्य दरवाजा है वो सड़क की ओर न होकर पीछे की ओर है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ गोपनीयता को काफी ध्यान दिया जाता था, गोपनीयता पर काफी ध्यान दिया जाता था। अगली विशेषता की बात करें, राजनीतिक संरचना क्या थी, तो हमने देखा कि जो सिटाडेल था, जो नगर दुर्ग था, वहां पर शासक वर्ग रहता था, तो जाहिर है कि वो सत्ता का केंद्र भी था। कई जानकार ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन था वो व्यापारी लोग चलाते थे और यहाँ पर राजतंत्र या मोनार्की नहीं थी। इसके अलावा कई जानकार, कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। हालांकि ये हो सकता है कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो शासक वर्ग थे, वो अपनी छोटी छोटी सेना या टुकड़ियां रखते हों, लेकिन इस सभ्यता के पास कोई भी अपनी एक स्थायी सेना नहीं थी। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो कृषि यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। इसके अलावा कपड़ा, मनका या मोती, चूड़ियों और जहाज निर्माण के उद्योग भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर चीज़ों का लेन देन किया जाता था। इसके अलावा इस सभ्यता का जो व्यापार था वो दुनिया की कई अन्य सभ्यताओं तक फैला हुआ था, यानी ये सभ्यता व्यापार के मामले में काफ़ी विकसित हो गई थी। समाज की बात करें तो कई जानकार इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक समाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभ्यता के माध्यम से, इस सभ्यता की खुदाई से, उत्खनन से हमें मदर गॉडेस की कई सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसीलिए जानकार मानते हैं कि समाज में महिलाओं को काफी प्रमुखता दी जाती थी। इसके अलावा समाज में आय असमानता तो थी, यानी कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसे थे जबकि कुछ लोगों के पास कम पैसे थे, लेकिन इस आय असमानता के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था जैसे कि आज किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक पूजा भी यहाँ पर काफी प्रमुख थी। यहाँ पर कई जो सील्स यानी मोहर प्राप्त हुई हैं उनमें हमें बरगद के पेड़ की पत्तियां दिखाई देती हैं, इसलिए जानकार ये मानते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक पूजा भी काफी प्रमुख थी। चलिए अब इस पूरे विषय से संबंधित पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं चन्हू-दाड़ो, कोट दीजी, साहगौर, तेसलपुर। तो इसका सही जवाब है साहगौर। जो ऊपर के 2 जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पाकिस्तान में है, जबकि नीचे वाला ऑप्शन राजस्थान में है।
साहगौर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है और ये ताम्रलेखों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये साहगौर हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही है। अब एक मेंस के प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप इस प्रश्न को 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता थी। तो आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर बात करनी है, साथ ही ये भी बताना है कि यह सभ्यता किस प्रकार विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता थी। मुझे आशा है कि आपको इस विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।